नमस्कार। आज मेरा यूट्यूब चैनल पर दूसरा दिन है। मैं अंतराल का पाठ बिस्कोहर की माटी आज पढ़ाने जा रही हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित उनकी आत्मकथा नंगा तलाई गांव का एक अंश है। इसमें लेखक ने गांव और वहाँ के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन किया है। एक तरफ लेखक ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, दूसरी ओर लेखक ने ग्रामीण जीवन की विषमताओं को भी इस पाठ में बताया है। सबसे पहले लेखक ने यहाँ पर बताया है कि किस तरह से पूरी कथा में जो है किस तरह से उन्होंने बताया एक ग्रामीण जीवन गर्मी, सर्दी, वर्षा, इन सब प्रकृति की मार को झेलता है। और दूसरी तरफ लेखक यहाँ पर बता रहा है कि किस तरह से उसे अपने से 10 वर्ष उम्र बड़ी एक स्त्री को देखकर क्या क्या ख्याल आए थे। तीसरा ये भी बता रहा है कि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, दूध पीना सिर्फ बच्चे का दूध पीना नहीं, वो बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। मैं अब आपको इसके जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपको पढ़ने में सुनकर उसमें मदद मिलेगी। पूरी कथा के केंद्र में है बिस्कोहर, जो लेखक का गांव है। विश्वनाथ लेखक का नाम है। लेखक सबसे पहले बता रहा है कमल के बारे में, कमल के फूल के बारे में। कमल पत्र को पुरैन भी कहते हैं और बसीन भी कहते हैं इसकी नाल को। गांव में कमल का बीज कमल गट्टा खाया जाता है और वहाँ कोइया जल पुष्प पानी में उगता है। इसे कुमुद या कोकोबेली भी कहते हैं। शरद ऋतु में जब गड्ढों में पानी भर जाता है तो कोइया फूल उठती है, और जब रात के समय चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें पड़ता है तो कोइया चंद्रमा के समान खिलती हुई प्रतीत होती है और इसकी गंध भी बहुत अच्छी होती है। दूसरा, फूलों के बारे में बताया है। फूल केवल गंध ही नहीं देते बल्कि कई रोगों से वो हमारी रक्षा भी करते हैं। जैसे गुड़हल का फूल देवी का फूल माना जाता है। नीम के फूल के पत्ते चेचक में रोगी के पास रखे जाते हैं। बेर के भी फूल होते हैं, उनकी गंध बहुत अच्छी होती है और उसे सूंघकर ततैये का डंक झड़ जाता है। दूसरा, इस पाठ में जो है बहुत सारे सांपों के बारे में बताया गया है, फूलों के बारे में बताया गया है। सांपों के बारे में बताया गया है कि मैदानों में, खेतों की मेड़ पर, तालाबों में बहुत प्रकार के सांप मिलते हैं। कुछ सांप जो है विषहीन होते हैं और कुछ सांपों में बहुत खतरनाक विष होता है, जिसे काट लेने पर आदमी एकदम मर जाता है। मटीहा, डोंढा, फेंटारा, मजगीदवा, ये सांपों के नाम हैं। दूसरा, फूलों के बारे में बताया है कि बहुत सारे फूलों की चर्चा हुई है। तोरी, लौकी, भिंडी, भटकैया, शरीफा, धान, गेहूँ, उड़द, चना, मसूर, सेमल के फूल, इन सब फूलों के बारे में बताया है जिनकी खेती होती है। फिर आगे एक इम्पोर्टेंट जो इसका पार्ट है, एक क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि बच्चे का माँ का दूध पीना नहीं बल्कि सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चा माँ का दूध पीता है और उसी पर निर्भर होता है, उसी से उसका पालन पोषण होता है। बच्चे का दूध पीना जो है सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम आहार डॉक्टरों के अनुसार माँ का दूध होता है। बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो वो माँ की गंध सूंघता है, माँ के पेट को स्पर्श करता है और जैसे वो अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। कई बार वो काट भी लेता है, माँ उसे मारती है। और ये सब इससे जो है, जब बच्चे और माँ का एक दूसरे से स्पर्श होता है, एक दूसरे चिपटते हैं, तो वही संस्कार, जैसे माँ होती है वैसे ही संस्कार, वैसी ही चीज़ें बच्चे के अंदर आती हैं।
चांदनी रात में जब माँ खटिया पर लेटकर बच्चे को दूध पिलाती है, तब बच्चा मानो दूध ही नहीं पीता, चांदनी भी पीता है। माँ जैसा स्नेह और ममता वैसा देती है बच्चे के अंदर, वही स्नेह ममता जागृत होती है। बच्चा का दूध पीना माँ का जड़ से चेतन होने वाली मानव जीवन की सार्थकता को दर्शाता है। बच्चा एक आगे ये भी बता रहा है कि जब उसका दूसरा भाई हो गया था, तब उसका दूध जो है पीना कट गया था, क्योंकि माँ दूसरे भाई को दूध पिलाती थी जो छोटा था। अब इसका दूध माँ ने हटवा दिया था। ये दाई के साथ रहता था और इसको उसके साथ रहना अच्छा नहीं लगता था, तो इसे लगता था जैसे उसे माँ ने जो है अपने से अलग कर दिया हो। ठीक है। फिर आगे इस पाठ में लू से बचने के उपाय भी बताए हैं कि गांव में लू से बचने के लिए आपस में लोग जो है प्याज की गांठ को रखते थे अपने पास। कपड़े में माताएं प्याज बांध देती थी जिससे लू ना लगे। कच्चे आम के पन्ने का रस बनाती थी, शरबत बनाती थी आम को और भूनकर और गुड़ चीनी को मिलाकर, इससे लू का बचाव होता है। दूसरा कि आम को लपेटकर शरीर में नहाने से भी गर्मी दूर होती है। सिर में भी लगाने से गर्मी दूर होती है। इसके अलावा मोटे सूती कपड़े पहनने से गर्मी दूर होती है, क्योंकि गांव में जो है पूरा ग्रामीण वातावरण था, खुली धूप आती थी और ऐसे में लोगों को काम पर जाना पड़ता था। दूसरा, इस पाठ में लेखक ने अपनी माँ की तुलना बत्तख से की है। जब वो एक बार दिल्ली आता है, दिल्ली के दिलशाद गार्डन में बत्तखें देखता है, तो वो एकदम उसे अपने बचपन की माँ की याद आ जाती है। जिस तरह से उसकी माँ ने उनका पालन पोषण किया था, उसकी रक्षा की थी, इसी तरह वो देखता है कि बत्तखें भी वहाँ पर अपने जब अंडा देने को होती है तो वो पानी छोड़कर ज़मीन पे आ जाती है सुरक्षित जगह। इसी तरह माँ भी जब जन्म देती है तो एक अलग जगह उसे जाना पड़ता है। दूसरा, जैसे माँ अपने बच्चों की सतर्कता से देखभाल करती है, बत्तख भी ऐसे ही करती है। जैसे माँ अपना दूध पिलाकर पालन पोषण करती है, इसी तरह बत्तख भी अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। जिस तरह माँ अपने बच्चों को दुष्ट लोगों की नज़रों से बचाती है, उसी तरह बत्तख भी गिद्ध वगैरह जान पक्षियों से अपने बच्चे की सुरक्षा करती है। इस तरह माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है और उसी तरह बत्तख भी करती है। दूसरा, इस पाठ में बरसात का वर्णन किया गया है। जब बादल घिरकर आते हैं, गड़गड़ाहट होने लगती है, पूरा आकाश घिर जाता है, बड़ी तेज जो है बादल गरजते हैं। वर्षा ऋतु में इतनी तेज वर्षा की बूंदों की आवाज़ लगती है जैसे संगीत बज रहा हो, तबला, हारमोनियम ऐसा लगता है, सितार मानो जान पड़ता है। कई बार इतनी तेज बारिश होती है, नुकसान भी होता है। लेकिन जब गर्मी के बाद बरसात होती है तो सब प्राणी खुश भी हो उठते हैं। और पहली बरसात में तो लोग कहते हैं दाद, खाज, खुजली अनेक बीमारियां भी दूर होती हैं पहली बरसात में नहाने से। खेतों खलियान में पानी भर जाता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, बड़ा ही अच्छा वातावरण हो जाता है जब वर्षा ऋतु होती है। दूसरा, इस पाठ में जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था, प्रकृति मानो सजीव नारी बन गई, एक ये प्रश्न आता है अक्सर। तो उसमें लेखक एक बार बढ़नी नामक गांव में अपने रिश्तेदार के यहाँ गया था। वो अपने से 10 वर्ष बड़ी महिला को देखता है, ठीक है, और जिसके सौंदर्य का आकर्षण लेखक पर हावी हो जाता है और उसे समस्त प्रकृति में वो औरत नजर आने लगती है। वो औरत के रूप में नहीं बल्कि जूही की लता के समान प्रतीत होती है और जैसा लगता है वह चांदनी बन गई हो उसके जीवन में और उसमें से फूलों की खुशबू आ रही है। उसे लगता है जैसे प्रकृति ही सजीव नारी बन गई। मतलब उस महिला की तुलना वो प्रकृति से करता है। उसे उस नारी में प्रकृति के समान सुंदरता नजर आती है। दूसरा, इसमें लास्ट में एक चीज़ और बताई है कि वर्तमान में माताएं शिशुओं को दूध पिलाना नहीं चाहती। वो कहती है कि हमारी इससे सुंदरता नष्ट हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। वास्तव में कुछ महिलाओं की मजबूरी होती है, वो काम पर जाती हैं जिस कारण वो दूध नहीं पिला पाती, तो ये कारण होता है। दूसरा, माताएं अपने शारीरिक सौंदर्य के प्रति ज़्यादा सचेत रहती हैं।
कई बार वो अपने बच्चों का लालन पालन पोषण में जो काम वाली नौकरानियों पर छोड़ देती हैं। दूसरा, आधुनिक बनने की होड़ बहुत लगी हुई है, जिस कारण माताएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहती और इसका दुष्प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है और उन्हें माँ से वो लगाव भी नहीं होता। जैसे पहले समय में मैंने शुरू में बताया था उस क्वेश्चन में कि बच्चा जब माँ से चिपटता है, उनकी गंध पाता है, उनके पेट में अपनी जगह ढूंढता है, उनके साथ चिपकना बहुत अच्छा लगता है, तो जो है भावात्मक संबंध तभी पैदा होते हैं। तो इस तरह से विश्वनाथ जी ने बिस्कोहर अपने गांव के बारे में यहाँ पर बताया है। किस तरह से एक अंश बताया है उन्होंने, नंगा तलाई मतलब अपनी आत्मकथा का एक अंश बताया है यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से। ग्रामीण जीवन का किस तरह जो है वहाँ का जीवन होता है, प्रकृति से प्रेम भी करते हैं और प्रकृति की बहुत सारी मार भी उन्हें झेलनी पड़ती है, जीवन कई बार बहुत कष्ट में भी हो जाता है। तो इस पाठ में उन्होंने ये बताया है। आपको समझ में आया होगा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। हम फिर अब अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।